गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग लीजा, गुड मॉर्निंग अमित। यस, मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? चलो ठीक है। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ की पॉइंट्स मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन मैक्सिमम की पॉइंट्स हम ऑलरेडी नोट्स में कवर कर चुके हैं। साथ के साथ कुछ की पॉइंट्स जो कुछ क्वेश्चंस में आए हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं, जहां आपको लगता है कि यार ये हमको हाईलाइट करके लिखना है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। यस बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके डाउट्स की प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। वेरी गुड सौम्यदीप, मैंने जो होमवर्क दिया था क्या आप लोगों ने किया है? जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा चैट बॉक्स में। प्लीज सब डिस्कस करना क्वेश्चन। ओके करण कुमार, सब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? होमवर्क किया नहीं किया? देखो, अगर होमवर्क किया होगा तो क्वेश्चन करने में हमको कंपेरेटिवली कम टाइम लगेगा। यस यस, होमवर्क किया है सबने? खुद से क्वेश्चन ट्राई किए थे? मुझे बस इतना जानना है भाई, क्योंकि 34 में से 14 क्वेश्चंस भी अगर करेक्ट है ना, तो इसका मतलब आपने होमवर्क किया, आपने मन लगा के होमवर्क किया। नहीं भी आए ना बाकी 20 पर, ये भी तो देखो कि 14 तो आ गए तुम्हें, ठीक है? तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने होमवर्क दिया था आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा देखेंगे? ये हमारा पार्ट 2 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2। क्लियर? क्या क्वेश्चन था बेटा? जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाना बेटा, क्योंकि हम सब ट्राई आप कर चुके हो, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा है बेटा, क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग? इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? अब जब जब सेंट्रल एटम वेरी करता है तो हमें ये पता है दैट एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब इस केस में ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आया। देखो बेटा, यहां पर सेंट्रल एटम सल्फर था, सेंट्रल एटम सल्फर था, यानी कि इन दोनों से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऊपर वाले दोनों की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम क्लोरीन है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। और इस केस में यहां पर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां पर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो क्या आ गया बेटा आंसर? एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस एक्स। ये रोस्टिंग नाम सुना सुना लग रहा है। अब देखो, पी ब्लॉक चैप्टर को मेटलर्जी के साथ कैसे मिक्स कर दिया। अगर हमने मेटलर्जी नहीं पढ़ा होता तो हमें नहीं पता होता कि ये रोस्टिंग होता क्या है। हमें पता है भाई, रोस्टिंग एक मेथड होता है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। पढ़ा था बेटा हमने। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम क्यों सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम सल्फाइड ओर को सीधे सीधे रिड्यूस करेंगे मेटल के अंदर तो वहां से गैस निकलती है SO2 जो कि हार्मफुल होती है, पंजेंट उसका ऑर्डर होता है। बस 4-5 लाइन दे दी कंफ्यूज करने के लिए, आंसर हमें पता था। वो एक गैस एक्स देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। वो एक कलरलेस गैस है, दिस इज अ कलरलेस गैस विद अ चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर एंड कॉजेज ग्रेट डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिल्कुल, ये हमने डिस्कस किया था। As a result of acid rain, its aqueous solution is acidic, act as a reducing agent, and its acid has never been isolated. The gas acts is yes, beta. Absolutely right. Option A will be the right answer. SO2 के बारे में तो हमने पढ़ा भी था। Clear बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, यस बेटा क्या आंसर आ जाएगा, XeF2 इनमें से किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? बेटा आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है? जिसकी शेप क्या हो, सिमिलर हो, या जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो। अगर मैं बात करूं बेटा XeF2 की, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमने निकाला सेंट्रल एटम जिनोन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, दोनों यूनिवैलेंट हैं, डिवाइड बाय 2 किया, आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, तो इसकी शेप होती है लीनियर। अब हम बाकियों में भी चेक कर लेते हैं, जिसमें भी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आ जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, ICl2 माइनस, कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल एटम आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज, माइनस चार्ज है, प्लस करेंगे, कितना आ गया बेटा 5, sp3d, अगेन सराउंडिंग एटम कितने 2, तो अगेन क्या आ गया 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, शेप क्या हो गई बेटा लीनियर, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा, यहां पे हमारी केमिकल बॉन्डिंग काम आ रही है, ठीक है, इसलिए हमने केमिकल बॉन्डिंग पहले ही पढ़ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, इनमें से हीट करने पर कौन ऑक्सीजन नहीं देता? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। हमने रिएक्शंस पढ़ी थी यहाँ पे नाइट्रोजन की, हो सकता है हमने सारी रिएक्शन यहाँ नहीं पढ़ी हुई हो, लेकिन देखो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहां से अगर हम देखें तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में O2 गैस निकल जाएगी। यहां से K2Cr2O7, ये रिएक्शन हमने रिडॉक्स में पढ़ी है, ये रिएक्शन हमने D&F में पढ़ी है, क्लियर। तो यहां से भी क्या होगा बेटा, क्रोमिक CrO3 निकल जाएगा, Cr प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस वाटर निकल जाएगा, यहां से KCl निकल जाएगा और O2 निकल जाएगा। लेकिन ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, इसको हीट करने पर, इसको हीट करने पर यहां से नाइट्रोजन गैस निकलती है। और ये हमने कहां पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में पढ़ा था। कहीं कहीं पे आपको दे रखा होगा कि ये अमोनिया गैस देता है और कहीं पे नाइट्रोजन गैस देता है, तो हमको ऐसा लगा देखकर कि यार ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मिक्स होकर आया था। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे एक लाइन लिखी थी कि क्लोरेट्स को हीट करने पर, अब क्लोरेट्स जिंक क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट किसे कहते हैं ClO3 माइनस को, तो क्लोरेट्स को हीट करने पर तो ऑक्सीजन मिलता ही मिलता है। K2Cr2O7 की रिएक्शन हमने रिडॉक्स में पढ़ी है, और ये अमोनियम डाइक्रोमेट हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे नाइट्रोजन की, तब हमने अमोनियम डाइक्रोमेट से भी इसको ऑब्टेन किया था। क्लियर, अमोनिया को भी ऑब्टेन कर सकते हैं यहां से, लेकिन यहां से O2 को ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इस केस में करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये चैप्टर हमें रिकॉल करा देता है किसे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, जिस थ्योरी का नाम था वेस्पर थ्योरी, और इस थ्योरी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में पोस्टुलेट नंबर 2 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सिखाया था, राइट। अब इस केस में हमें क्या करना था, सिंपली निकालना था कि किसके पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। हमने देखा स्पीसीज ए को, स्पीसीज ए का नाम था NH2 माइनस। पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो N बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा नाइट्रोजन के 5, 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज, हाइड्रोजन यूनिवैलेंट है,
जितना माइनस उतना प्लस, डिवाइड बाय 2, 5 6 7 8, 8 बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे बेटा PCl3, N की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा सी ऑप्शन प्रूफ कर देते हैं। हमने तो बहुत अच्छे से कम 20-25 एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए थे इसके केमिकल बॉन्डिंग में। एन बराबर सेंट्रल एटम कौन बेटा? ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6, 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखेंगे बेटा BF3, सेंट्रल एटम कौन? बोरोन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 4, sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्लियर बेटा? तो यहां से गलत कर दिया हमने, बोरोन है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, प्लस 3 बाय 2 करेंगे तो 3 आएगा, sp2 आएगा, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर आएगा। क्लियर हो गया बेटा? एकदम पढ़ा हुआ है एकदम। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When chlorine gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of chlorine changes from। याद करो बेटा, जब हमने हैलोजन फैमिली पढ़ी थी, हैलोजन फैमिली बोले तो ग्रुप 17, तो वहां पे जब हमने क्लोरीन पढ़ा था, सबसे पहले क्लोरीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, जिनमें से एक नेम्ड प्रोसेस है डेकन्स प्रोसेस। क्लोरीन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर? उसके बाद हमने इस क्लोरीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, जहां पे हमने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किया था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3, ठीक है। जब नाइट्रोजन एक्सेस में है तो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी बेटा, अमोनिया जब एक्सेस में है वहीं पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी, और मैंने आपको बिल्कुल करके दिखाया था कि देखो जब हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता है तब क्या बनता है, और जब कोल्ड और डाइल्यूट NaOH होता है तब क्या बनता है। और रिकॉल कराया था कि ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, हमने एन फैक्टर निकालना भी सीखा था, राइट। तो बेटा क्या पढ़ा था हमने? जब ये क्लोरीन रिएक्ट करता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो क्या बनता है? NaCl तो दोनों में ही बनता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में भी बनता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में भी बनता है, लेकिन यहां पर साथ में बनता है NaClO3 और कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaOCl। बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, यहां पे क्लोरीन की 0, यहां पे क्लोरीन की -1, यहां पे क्लोरीन की +5। सो करेक्ट आंसर विल बिकम, यस बेटा, 0 to -1 and 0 to +5। ऑप्शन डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर है बेटा एकदम? देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है बेटा? ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा? पोटेशियम क्लोरेट, आपके पास मिक्सचर प्रेजेंट है किस किस का? पोटेशियम क्लोरेट का, सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड साथ में प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड। अब सबसे पहले एक बात बता दो यार, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है? यस बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? H2SO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। पोटेशियम क्लोरेट हम किसे बोलते हैं? KClO3 को बोलते हैं। तो यहां से क्या क्या बनेगा सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखो बेटा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनको साथ में हीट किया, यहां से क्या मिलता है बेटा? यहां से हमें मिलेगा K+ClO3-, इसको फर्दर तोड़ेंगे, ठीक है, तो Cl+O3-, Cl-, यहां से क्या मिलेगा? H+ भी मिलेगा,
और यहाँ से COO माइनस भी मिलेगा, दो दो मिलेंगे। यहाँ से H प्लस भी मिलेगा और SO4 माइनस 2 भी मिलेगा। तो ये K प्लस इस SO4 माइनस 2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, K2SO4। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो साथ में निकलेगा KCl। साथ में ये CO क्या बना देगा, इसकी प्रेजेंस में पानी निकल जाएगा, CO2 और वाटर। ये हमारे पास बनेंगे इसके प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स हैं तो अब इस केस में क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। क्लियर, ये रहा क्लोरीन, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा सल्फर। सल्फर यहाँ पे +6 में था, यहां पर भी सल्फर +6 में है। यहां पर क्लोरीन +5 में था। अगर यहां पर क्लोरीन +5 में था तो यहां पे क्लोरीन -1 में है। कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 6 का चेंज आ रहा है। यहां पे कार्बन +4 में था, यहां पर भी कार्बन +4 में है। ठीक है, सल्फर में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, कार्बन में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। हाइड्रोजन यहां पर भी +1 में था, हाइड्रोजन यहां पर भी +1 में है। तो क्लोरीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया। सिंपल। क्या पूछा था भाई, सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा, तो सिंपल +5 से -1 में चला गया क्लोरीन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें किस में मिलता है। सबसे पहली बात, सल्फर की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो यहां से SO2 मिलेगा, साथ में H2O निकल जाएगा। क्लियर। H2SO4 की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे, हेलोजिनेटिंग एजेंट का काम करता है, SO2Cl2 बन जाएगा, साथ में POCl3 निकल जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट, CaSO4 की रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे, यहां से कैल्शियम सल्फाइड मिल जाएगा और साथ में CO गैस रिलीज हो जाएगी। तो इन तीनों से तो सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा जब हम फेरिक सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे, इसे हीट करेंगे, तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगा किसका बेटा, Fe2O3 का और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड का। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। अगर ये फेरस सल्फेट होता तो SO2 मिलता, ये फेरिक सल्फेट है, आयरन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर बेटा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है बेटा, ग्रुप 15 में जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड। क्लियर। पीयूष मसीह, ये रिएक्शन हम कैसे सोचें, गुड क्वेश्चन बेटा। ये रिएक्शन कहीं और से नहीं है, ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक की ही रिएक्शंस है। बस डिफरेंस इतना सा है कि कुछ रिएक्शंस हमने मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी हैं, कुछ रिएक्शंस हमने D&F में पढ़ी है और कुछ रिएक्शन हमने S ब्लॉक P ब्लॉक में पढ़ी है। सिर्फ ये 4 चैप्टर हैं जिनमें रिएक्शंस हैं। आपको इन रिएक्शंस को रटने की जरूरत नहीं है। आज मैं 39th क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, आप खुद देख लो। 40 में से पहला क्वेश्चन ऐसा आया जहां आपको सोचना पड़ रहा है कि इन रिएक्शंस को कैसे रटे। जहां आप रिएक्शंस के पीछे पागल हो जाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ऑलरेडी रिएक्शंस को परेशान मत हो उसकी वजह से। प्रोबेबिलिटी देख लो रिएक्शन आने की कितनी कम होती है, और आधे से ज्यादा रिएक्शन हमें याद हो जाती है प्रॉपर्टी के बेसिस पर। क्लियर, प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो रिएक्शंस को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी याद हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन आप ये देखो 40 में से 2 क्वेश्चन ही तो ऐसे आए जहां पर हमें रिएक्शन में थोड़ा डाउट आया। क्लियर, जहां पे हमें रिएक्शन में थोड़ा डाउट है, बाकी सब तो हमने नोट्स में से कर लिया ना कंक्लूड। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम फॉर दोज 2 रिएक्शंस जो कि लास्ट 40 क्वेश्चंस में से आई हैं। मतलब हम 2011-12 के क्वेश्चन डिस्कस करने लगे तब वो रिएक्शंस आ रही है। हम और पुराना जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन पेपर टफ आता था, अब तो बहुत ईजी आता है।
बहुत इजी आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, बार बार समझा चुकी हूँ कि जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे वो तो बनने चाहिए जो कंसेप्ट बेसिस पर है। ठीक है, चलो बेटा, ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस, सभी में कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O यूनिट एंड 1 POH ग्रुप, बिल्कुल। अगर ऑक्सो एसिड होगा तो ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन ही यही होती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसे बोलते हैं बेटा, H3PO4 is used in the manufacture of superphosphate, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, बिल्कुल बेटा। ट्राई मेटा साइक्लोफॉस्फेट्स का फॉर्मेशन किया था, बिल्कुल H3PO4 की हेल्प से ही बनते हैं। 3 H3PO4 बना दिए थे, बीच में से पानी निकाल दिया था, तभी हमारे पास इसका फॉर्मेशन हुआ था। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 क्या स्ट्रक्चर होती है बेटा, P डबल बॉन्ड O OH H इज अ डायप्रोटिक, प्रोटिक मतलब H प्लस डोनर, तो क्या ये 2 H प्लस देता है, नहीं, इसके पास सिर्फ एक H प्लस है, क्योंकि कोई भी एसिड अपनी उस H प्लस को ट्रांसफर कर सकता है जो डायरेक्टली अटैच हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी कि हाँ ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या आंसर है इसका। यस बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। यस बेटा, क्या आंसर आएगा, HF HCl HBI HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल बेटा। हैलाइड्स जो होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, तो H प्लस इजीली निकल जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये एकदम करेक्ट है। H2O H2SE H2SE H2TE इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने pKa का नाम सुना होगा कि pKa जो होता है दैट इज बराबर टू माइनस लॉग ऑफ Ka। जो Ka होता है वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बताता है, किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बताता है। तो बेटा हम कह सकते हैं Ka उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pKa उतना कम होगा, सिंपल। अब यहां पर H2O H2SE H2SE H2TE डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर H2O H2S H2SE H2TE H2PO डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है सेंट्रल एटम का, साइज इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो रहा है तो H प्लस इजीली निकल जाएगा, H प्लस इजीली निकल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, Ka क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, Ka इंक्रीज हो रहा है तो pKa डिक्रीज होना चाहिए था, तो pKa डिक्रीज होना चाहिए था, तो दैट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। थर्ड क्या था, अमोनिया फॉस्फोरस ASH3 SbH3 इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, एब्सोल्युटली राइट। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इजीली H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा इजीली, दैट मीन्स
acidic strength increase, acidic strength increase, acidic character increases. Next, CO2, SiO2, SnO2, PbO2. यहां पर बोला इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर. ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर क्या होता है? साथ वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहेगा और डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है. ये हमने कहां पढ़ा था बेटा? ग्रुप 13, ग्रुप 13 के अंदर ही हमने जब इनर्ट पेयर इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ी थी तो ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. तो बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी. तो ये भी करेक्ट है. तो घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं है बेटा. मिक्स होकर आ जाती है चीजें, लेकिन अगर कंसेप्ट स्ट्राइक करेगा तो चीजें इजी हैं. पहला 3 जो था वो ग्रुप 15, 16, 17 से रिलेटेड था, लेकिन जो लास्ट वन था वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड था, जो कि हमने ग्रुप 14 में पढ़ा है. क्लियर बेटा एकदम? सृष्टि मुंडाना, मैम ये सेम क्वेश्चन 2021 में आया था. यस बेटा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो इजी होते हैं वो रिपीट होते भी हैं, तो ये तो इजी है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which of the following is least likely to behave as Lee's base? Lee's base क्या होता है? जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की. जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की. तो जिसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वो तो बेस होगा. अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये तो बेस है. OH के पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी बेस है. H2O के पास 2 लोन पेयर है, ये भी बेस है. लेकिन ये कभी भी बिहेव नहीं कर सकता लीस एसिड की बेस की तरह. क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट p ऑर्बिटल. इसके पास तो खाली ऑर्बिटल है, देने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है. तो ये कभी भी लीज बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड. हमने पढ़ा था बेटा सिलिकेट्स का पहला फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनवाया था, ऑर्थो, पायरो, चेन, साइक्लिक, 2D, 3D, 0, 1, 2, 3, 4. सिंपल. तो अब यहां पे किसका पूछा कि वन ऑक्सीजन एटम किस में शेयर होता है? तो ऑर्थो में 0 शेयर होता है, पायरो में 1 होता है. तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी. क्लियर है बेटा एकदम? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको एस ब्लॉक में लिखवा दिया था. क्या लिखवाया था बेटा? जैन अली पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब ऐश से गाया करो. लिखवाया था. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, वो सब के सब कैसे ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है? एम्फोटेरिक. तो अब इस केस में SiO2 एसिडिक, CO2 एसिडिक, CaO बेसिक, लेकिन SnO2 इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्लियर है बेटा एकदम? याद आ गया? याद आ गया? वेरी गुड सृष्टि. तो अब क्वेश्चन को स्ट्राइक करना भी आ रहा है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which one of the following molecular hydrides acts as a Lees acid? इनमें से कौन सा हाइड्राइड लीस एसिड की तरह बिहेव करेगा? तो लीस एसिड की तरह वो ही बिहेव कर सकता है जिसके पास टेंडेंसी हो, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसके पास होता है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा ये भी, H2O के पास तो लोन पेयर होता है, वो नहीं कर सकता। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए। लेकिन ध्यान से देखो इसको और इसको, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही हुआ है। CH4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, BF3 क्लियर, यहां पर भी कंप्लीट। लेकिन यहां पर जो B2H6 है इसे हम बोलते हैं क्या, डाइबोरेन। ये क्या है, डाइबोरेन जो है ये हमारे पास डाइमर था, किसका, BH3 का। और BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था बोरोन, तभी इसने डाइमर का फॉर्मेशन किया था। लेकिन मैंने आपको लिखवाया है, समझाया है कि ये फिर भी खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि इसका ये जो बनाना बॉन्ड था ना, इसका ये जो बनाना बॉन्ड था ना, कौन सा बेटा, ये वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस केस में क्या होता है, 3 लोग और तीनों के बीच में सिर्फ 2 रोटियां खाने के लिए। तो 3 लोग 2 रोटी, गलत बात है, तीनों के पास एक एक तो होना चाहिए था। तो डेफिशिएंसी है यहां पर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, डेफिशिएंसी है यहां पर इलेक्ट्रॉन की। तो बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब समझाया भी था, डाउट हो खोल के देख लेना बेटा। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 to behave as least acid in the sequence। ये भी हमने कहा पढ़ा था बेटा, ये भी हमने पढ़ा था ग्रुप 13 के अंदर। जब हम पढ़ रहे थे हैलाइड्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था बेटा, ये जो बोरोन है ये हमारे पास हैलोजेंस है, क्लियर। इसके पास क्या होता है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। और ये जो हैलोजेंस होते हैं, हर हैलोजन के पास क्या होता है, हर हैलोजन के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो फिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं, ये जो फिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं, ये इस वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। यानी कि क्या हो जाती है, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होने से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है ये काम तो। और वो BX3 जो हैलाइड था बोरोन का, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा था, जो कि एक लीस्ट एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के मिलने से अब बिहेव नहीं करेगा लीस्ट एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल अब नहीं है। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है बेटा कॉपी में, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बेटा फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, बैक बॉन्डिंग तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि तीनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी, जिन ऑर्बिटल्स का साइज बराबर होगा। तो ये बोरोन जो है ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो हैलोजन में फ्लोरीन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो 2p के अंदर ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी बेटा, BF3, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3। क्लियर है। तो अगर बैक बॉन्डिंग का ये ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो एसिडिक नेचर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सबसे कम BF3, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3। याद आया बेटा, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। बेटा
ये कंसेप्ट याद करो, हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जब हमने पढ़ी थी VSEPR थ्योरी, तो VSEPR थ्योरी का जो पोस्टुलेट नंबर 3 था, पोस्टुलेट नंबर 3, वो हमने बॉन्ड एंगल्स के लिए ही पढ़ा था। याद आया बेटा? क्या था? सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। अगर लोन पेयर भी बराबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। क्लियर? अब इनमें से ClO2 जो है वो कैसी स्पीसीज है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब इस केस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी ClO2 की अगर हम बात करें? तो दैट इज क्लोरीन, दैट इज डबल बॉन्डो और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहीं पे बेटा ClO जो है हमारे पास ClO2, Cl2O, ये बेटा स्ट्रक्चर्स वेरी कर रही हैं, सिर्फ 3 है। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। जो ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन हमारे पास सी है क्वेश्चन नंबर 46 का, वहां पर Cl2O, ClO2 माइनस एंड ClO2 है। यहाँ पर ये ClO2 है। क्लियर? तो ये वो ClO2 है। अब ये जो ClO2 है बेटा, यहां पर इस केस में कैसे आप इनकी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हो? स्ट्रक्चर्स को हम बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बेटा? जो TVSU रूल हमने पढ़े थे ना, उन स्ट्रक्चर के बेसिस पर बेटा। ये ध्यान रखना कि हमने पोस्टुलेट नंबर 2 में पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। लेकिन यहां पर दोनों डबल बॉन्ड है। ClO2 में यहां पर दोनों डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड रिपल्सन सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। फिर जो हमारे पास ClO2 माइनस है, उस केस में हमारे पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही है, इसके पास यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है। एज इट इज बेटा, जो हमारे पास थर्ड वन क्या है? दैट Cl2O। तो Cl2O में क्या होगा हमारे पास? यहां पर हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, दैट इज क्लोरीन। अब इस Cl2O में भी हमारे पास, ये तो कंपटीशन से पहले ही बाहर है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन वैसे भी कम होता है। तो बेटा हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा? बॉन्ड पेयर में होगा। और बॉन्ड पेयर इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, क्योंकि यह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देकर पाई बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसका होगा। क्यों बेटा? सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा डबल बॉन्ड। तो मैं लिखवा भी देती हूं, अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है डबल बॉन्ड के बीच में होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड लोन पेयर के बीच में, और एट लास्ट लोन पेयर के बीच में। तो यहां पर सबसे ज्यादा रिपल्सन डबल बॉन्ड के बीच में हो रहा है। मैम क्या यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर क्या रहा? डबल बॉन्ड। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ClO2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद आती है ClO2 माइनस और Cl2O की बारी। अब इन दोनों में से यहां पर लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है और यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर O पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर रिपल्सन है। तो इन दोनों में से डोमिनेंटली रिपल्सन इसके साथ है, रिपल्सन जिसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल उसमें कम। क्लियर? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ClO2 का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देन ClO2 माइनस एंड देन ClO2। तो ये ClO2 हो गया, ये ClO2 माइनस हो गया और ये Cl2O हो गया। क्लियर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
बिल्कुल कर सकते हैं सृष्टि, सही बोल रहे हो बेटा, वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P4O10 की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी, पढ़ा था हमने ये। अब चेक कर लो बेटा कि इसमें कितनी ब्रिज ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी ऑक्सीजन है, एपिकल ऑक्सीजन। तो यहां पर आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर है, स्ट्रक्चर पता है तो आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लीस एसिड? लीस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, बोरोन वेकेंट पी ऑर्बिटल। मैम कैसे पता चला कि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है? आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरोन का, 2s2 2p1। 2p में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी दोनों तो खाली होते हैं ना, तो इसलिए वेकेंट पी ऑर्बिटल। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसका हमने ऑर्डर भी लिखा था। एक बच्चे ने डाउट में पूछा हुआ है कि मैम इस ऑर्डर का ये आंसर क्यों आया। बेटा मैंने आपको बताया था एसआरपी के बेसिस पर, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, इनकी एसओपी और एसआरपी की पावर के बेसिस पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को डिफाइन किया गया, जिसके बेसिस पर हमारे पास है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इनका एसआरपी, और एसआरपी किस बेसिस पर आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, बताया था बेटा एस ब्लॉक के अंदर, वही कंसेप्ट यूज करके इनका ये ऑर्डर आया। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। सीधा सीधा नोट्स में सोट कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स? देखो बेटा हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, ऑर्थो, पायरो, चेन, है ना, चेन किया था, साइक्लिक किया था, 2D किया था, 3D किया था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड के बेसिस पर किया था। उन सभी सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर में मैं आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो बताती जा रही थी, याद है? ऑर्थो में सिलिकॉन का रेशियो 1:4 था, याद आ रहा है? तो सिंपल आपको कभी भी कोई सी भी सिलिकेट की यूनिट दे दे, घबराना नहीं है, सिंपल देखना है सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो है 2:7, दैट इज 1:3.5। यहां पर सिलिकॉन का रेशियो है 2:5, दैट इज 1:2.5। यहां पर जो है रेशियो वो है 1:4 और यहां पर है 1:3। तो सिंपल आपको रेशियो देखना है और आपको अब याद आ जाएगा कि चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स में जो हमारे पास थे उसका रेशियो हमारे पास हुआ करता था 2:5 का। कॉपी खोलो, ग्रुप 13 के अंदर लास्ट टॉपिक सिलिकेट्स ही था जहां पर मैंने आपको ये रेशियो लिखवाया है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रिस्पेक्टिवली? बेटा ग्रुप 14 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? कहे सीता जी, सुनो प्रभु, यही एलिमेंट्स थे। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP2। तो ये दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 और +2। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है और +2 की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद है बेटा? तो यहां पर बात हो रही है लेड की और टिन की, और अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए
तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2, तो लेड स्टेबल होगा +2 में, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +4, तो ये स्टेबल होगा +4 में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, +2 एंड +4। क्लियर है? क्लियर है बेटा एकदम? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ेंगे एक बार बेटा क्वेश्चन को ध्यान से। यस, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा यहाँ पे आपको सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अब आप बता दो यहाँ पे क्या ऑर्डर आ जाएगा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का, जल्दी से बता दो बेटा क्या ऑर्डर आ जाएगा। यस, पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, HClO4 HClO2, तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बेटा, कल के सेशन में भी था ये क्वेश्चन, कल के सेशन में भी था और हमने डिस्कस भी किया था। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सभी ऑक्सो एसिड्स के लिए एक्सेप्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इस केस में बेटा HClO3 HClO4 HClO3 HClO2 एंड HClO, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। देख लो बेटा कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है ये, बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू AlCl3। हमें Al2O3 को AlCl3 में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। Al2O3 को जब हम HCl गैस के साथ रिएक्ट करवाएं, Al2O3 को हम NaCl के साथ रिएक्ट करवाएं, या हम Al2O3 को मिक्स करें कार्बन के साथ इन ड्राई Cl2 गैस। बेटा इस पॉइंट को नोट्स में ऐड कर लेना, ऐड इन नोट्स, क्योंकि बेटा ये अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत सालों पहले है, 15 साल पहले ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन कुछ तो नया हमें मिला है और उसे हमें नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम जब मिक्सचर ऐड करेंगे Al2O3 का कार्बन के साथ ड्राई Cl2, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? इसे नोट्स में ऐड कर लेना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 50 में सी होगा, एमन खान। देखते हैं बेटा, चेक करते हैं एक बार। अच्छा 50 में सी होगा, ऐसा क्यों बेटा? चेन स्ट्रक्चर पूछा है ना, चेन स्ट्रक्चर पूछा है बेटा, साइक्लिक नहीं पूछा, चेन पूछा है। हाँ हाँ बेटा 50 पे आ गए हम लोग वापस, देख लो एक बार फिर से। बेटा अगर साइक्लिक पूछा होता तो आपका डाउट वैलिड था, लेकिन यहां पर तो चेन बोला है ना। यस बेटा, क्या डाउट आ रहा है बोलो। ओके 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 ओके, यस 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 यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 1:3 का रेशियो है, तो ये तो शीट सिलिकेट का एग्जाम्पल हुआ ना। यस बेटा, ये होगा हमारे पास चेन। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वेरी गुड, बिल्कुल बेटा यही होगा, बिल्कुल यही होगा, 2D का है। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक नेचर की बात हो रही है। अब ये ठहरा एम्फोटेरिक, ठीक है, ये ठहरा एम्फोटेरिक, ये ठहरा एम्फोटेरिक, तो बेसिक कौन बचा बेटा, बेसिक कौन बचा, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा एकदम। क्वेश्चन नंबर 54, यस ये तो आ गया ना बेटा। जैन अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब ऐश से गाया करो, तो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, तो ऑप्शन में यही बचा Bi2O3 नेचर में बेसिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4। इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल कौन नहीं है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। SiCl4 को हम देखें, सेंट्रल एटम सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 4 किया, आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल होती है। अब इनमें से जो भी टेट्राहेड्रल नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया, SCl4। यस बेटा, निकाल लो। SCl4 की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 6 + 4 10, 10/2 5, sp3d। जहां हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, शेप तो कभी भी सेम नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। बाकी सबका निकाल लो, सब में 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे, चाहे तो प्रूव करके देख लो और नहीं हो तो अभी पूछ लेना। सब में 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना के भी देख सकते हो। नेक्स्ट बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके सारे बॉन्ड्स बराबर नहीं होते, तो ये तो हमें शेप बना बना के देखनी पड़ेगी। पहला दे दिया ClF3, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाय 2 8 9 10/2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 3 बॉन्ड पेयर, और बचे हुए क्या हो गए बेटा, लोन पेयर। अब हमें ये पता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम लोन पेयर को sp3d में कहाँ रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन मोर स्पेशियस होती है। तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई कर लो एक्सियल पोजीशन से, एक बच गया इक्विटोरियल में, बाकी दोनों लोन पेयर। तो अब इसी को देख लो बेटा, क्या इसमें जो सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसमें जो सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं क्या वो बॉन्ड्स बराबर है। तो बेटा ये वाला एक्सियल है, ये वाला एक्सियल है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो तो इक्विटोरियल है, तो क्या सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, नहीं होगी। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। मैम प्रूफ करो बाकियों में बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर है, कर देते हैं। बी स्ट्रक्चर क्या बोली बेटा, BF3, सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाय 2 किया, आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। क्या स्ट्रक्चर बन गई बेटा, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। यहाँ तो कुछ एक्सियल इक्विटोरियल होता ही नहीं है, और जब जब एक्सियल इक्विटोरियल ना हो, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सेम हो, सबकी बॉन्ड लेंथ हमेशा बराबर होगी। कोई ये मत सोच लेना कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग होगी। बैक बॉन्डिंग भी तो कोई भी कर सकता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। थर्ड क्या दिया बेटा, AlF3, AlF3, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम 3 + 3, इसकी स्ट्रक्चर भी यही हो गई सेम। डी दिया NF3, NF3 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आएगी, लेकिन ये तीनों बॉन्ड पेयर की, ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो बराबर होंगी, क्योंकि जब तक सराउंडिंग एटम सेम है, जब तक सराउंडिंग एटम सेम है तब तक सेंट्रल एटम भी सेम है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा बराबर होगी, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। पहला देखो क्या दिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अभी हमने पढ़ा, एकदम करेक्ट है। एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर, अब एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर की बात कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है क्योंकि वो इजीली H+ दे देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम करेक्ट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ध्यान से देखो इसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन का साइज छोटा, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, इसको हमने डिस्कस किया था कहाँ पर, हैलोजन फैमिली में। क्या डिस्कस किया था बेटा, कि फ्लोरीन जो होता है उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो रिपल्जन होता है, और जहां झगड़े ज्यादा होते हैं उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, तो हम नहीं कह सकते कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, Cl2 Br2 F2 I2, दैट इज करेक्ट ऑर्डर। याद आया बेटा, एकदम क्लियर तरीके से समझ भी आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है। ये तो क्वेश्चन रिपीट जैसा लग रहा है, इसके में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, इसका सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना इलेक्ट्रॉन रिच है। ऐसा ही H4 सेम इसका यही केस है, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने अपना बना रखा है, एक लोन पेयर भी है इसके पास, लेकिन ये B2H6 BH3 खुद B2H6 दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ड्यू टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर, पढ़ा हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो यहां पर, अब जो आ गया ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था बेटा, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका मेटलर्जी पे, बट कोई बात नहीं, मेटलर्जी पे भी बेस्ड है तो हम इसको पढ़ तो सकते ही हैं, क्योंकि हमें ओर्स के नाम तो पता ही है। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार आर नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट्स, किसे बोलते हैं बेटा, K2O.Al2O3.6SiO2, इसे बोलते हैं बेटा फेल्डस्पार। ये एक और होती है बेटा एल्यूमिनियम की, ये हमारे पास एल्यूमिनियम की एक और होती है। अब इस केस में यहां पर क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम की और होती है, इस केस में यहां पर क्या होता है, ये बिल्कुल एल्यूमिनो सिलिकेट्स है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा कैसा हो गया बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, बेराइल इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। पहले हमें पता हो बेराइल क्या होता है, Mg3Si2O5OH4। क्लियर, कप्पा भैया बोल रहे हैं आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन नहीं। अच्छा, रिया से बोल रहे हैं, ये आपस में वार्तालाप चल रहा है इनका, रिया तिवारी जी का, ठीक है, या और कप्पा भैया का, ठीक है। तो कुछ बच्चे आपस में शुरू हो जाते हैं। बेटा यहाँ पर मैं क्यों हूं, एक बात बता दो यार, मैं क्यों हूं। वेरी गुड दीपिका चौहान, सही आपने बताया, बिल्कुल Mg3, बिल्कुल उसका भी बिल्कुल सही है बेटा, यही आएगा जो आप आंसर बता रहे हो, Mg3Si2O5OH4। बेराइल भी एक और का नाम है, दैट इज Mg3Si2O5.OH4। क्लियर, ये यहां पर एग्जाम्पल है किसका, साइक्लिक सिलिकेट का, बिल्कुल सही बात है। Mg2SiO4 एक ऑर्थोसिलिकेट है, बिल्कुल ऑर्थोसिलिकेट है, क्योंकि ऑर्थोसिलिकेट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:4 होता था, तो यहां पर 1:4 है। नेक्स्ट बोला, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन SiO4 इज अ टेट्राहेड्रॉन, ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है, ये गलत है क्योंकि इसने बोला फेल्डस्पार आर नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट्स, और ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन मेटलर्जी का है और पी ब्लॉक का मिला जुला क्वेश्चन है, तो क्योंकि पी ब्लॉक था इसमें ये वाला स्टेटमेंट, इसलिए मैं इसको यहां लेकर आ गई, ठीक है बेटा। तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखना बच्चों एक बार एक अर्जेंट कॉल है। यस बेटा, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप। क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा ध्यान से, कार्बन एंड सिलिकॉन जो है बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4 whereas that of silicon is 6, that is due to, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बताओ जल्दी। दैट इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन। क्लियर, क्लियर एकदम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन में पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल, H3BO3 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो H3BO3 के बारे में हमने पढ़ा था, अगेन ग्रुप 13 का क्वेश्चन है। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही था। It does not act as proton donor but acts as lease acid by accepting hydroxyl group। बिल्कुल सही बात है। It is a strong tribasic acid। ना जी ना, H3BO3 जो होता है ये ट्राइबेसिक नहीं होता, ये मोनोबेसिक होता है, पढ़ा हुआ है हमने। इसका N फैक्टर 1 होता है क्योंकि H प्लस तो ये एक भी नहीं देता, लेकिन ये एक OH माइनस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यस, सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज, एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर का फॉर्मेशन करता है क्यों, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। रीजंस पढ़ते हैं बेटा ध्यान से, ये डाइमर बनाता है क्योंकि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बात तो कुछ अच्छी नहीं लग रही। कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही बात है, वो और ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, ये कोई बात हुई कि वो डाइमर बना रहा है क्योंकि वो ट्राइमर नहीं बना सकता, नहीं। हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं, बोरोन की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोरोन कंपाउंड्स बिहेव एज लीस एसिड बिकॉज ऑफ दियर। देख रहे हो बोरोन पे एक कंसेप्ट पे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, एसिडिक नेचर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से ही तो ये लीस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, यस, बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, हमने डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों के बारे में पढ़ा था। तो बेटा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होते हैं लेयर्स के अंदर ही, तभी तो हम कहते हैं ना एरोमेटिक टाइप दिखता है, ये डिलोकलाइज्ड होते हैं विद इन द लेयर। क्लियर बेटा, तो स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे ही आते हैं पी ब्लॉक में से। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या क्वेश्चन है, कहां गया, यस क्वेश्चन देखेंगे। इन बोरेक्स बीड टेस्ट, याद आ रहा है क्या होता था, जब हम बोरेक्स को हीट करते थे तो सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता था, जहां B2O3 प्लस NaBO2 उसकी रिएक्शन हम करवाते थे ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, और वहां से कलर्स आते थे हमारे पास इस कंफर्मेशन के लिए कि हाँ उसमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। याद आ रहा है, मैग्नीज पिंक कलर, क्रोमियम ग्रीन कलर। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता था बोरेक्स बीट टेस्ट में, उसे हम क्या कहते थे, ऑर्थोबोरेट नहीं, डबल ऑक्साइड नहीं, मेटाबोरेट, हाँ जी मेटाबोरेट कहते थे। क्लियर है बेटा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्लियर है ना ये, बी, यस
डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स? हमने जियोलाइट कहां पढ़े थे? जब हम पढ़ रहे थे ग्रुप 14 में सिलिका के बारे में, याद है? सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन। तो जो सिलिका होता है हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, कैसे वो 4 बॉन्ड बनाता है, SiO4- फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो जो सिलिका की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, वहां पर जब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को हटाकर एल्यूमिनियम रख देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं? जियोलाइट्स ही तो कह देते हैं। याद आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? तो उसी के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये हमने हाइड्रोजन में भी पढ़ा था। दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंजर्स। एब्सोल्युटली राइट। जब हमने हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटानी थी, तो हमने आयन एक्सचेंज मेथड नाम का एक मेथड डिस्कस किया था, जहां पर हमने जियोलाइट्स का यूज किया था। ये क्या करते हैं? ये मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कैटायन को एक्सचेंज कर देते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विद एनेबल्स देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल। हाँ जी बिल्कुल। Zeolites are aluminosilicates having 3-dimensional network. Absolutely right. क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन हटाकर एल्यूमिनियम रख रहे हैं, तो ये क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स ही हैं 3D। Some of the SiO4- units are replaced by AlO4 and AlO6-9. नहीं, सिर्फ सिलिकॉन रिप्लेस होता है एल्यूमिनियम से। क्लियर? तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय। कहां पढ़ा था बेटा? ये हमने पढ़ा था ग्रुप 14 में, जब हम पढ़ रहे थे सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स के फॉर्मेशन में हम जो यूज करते हैं, वो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें जब स्ट्रेट चेन बनाना है या हमें क्रॉस लिंक बनाना है, जिसे हाई मॉलिक्यूलर मास वाला भी बोलते हैं, और एक जो चेन ब्लॉकिंग एजेंट है। तो अगर हमें स्ट्रेट चेन बनाना है तो ऊपर और नीचे एल्काइल ग्रुप होगा और इधर OH OH होगा। तो यानी कि वो OH OH कब आता है? जब 2 क्लोरीन को हम रिप्लेस करते हैं। तो हमें क्या देखना है? जिसके पास 2 क्लोरीन है और 2 एल्काइल ग्रुप हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 क्लोरीन 2 एल्काइल, वो हमारे पास सिर्फ एक ही केस में है, ऑप्शन ए। देख लो बेटा ध्यान से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 67 का आंसर आ गया ए। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, या बना के दिखाऊं? बताओ। SiCl2 है बेटा, दोनों क्लोरीन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ClCl रिप्लेस हो जाएगा OH OH से। तो और भी हमारे पास जब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेगा, तो यहां से क्या होगा? बीच में से पानी निकलता चला जाएगा और ये स्ट्रेट चेन सिलिकेट्स बनाते चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन। ये भी मेटलर्जी का क्वेश्चन है। जब हमने एलिंगम डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था कि Al2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम यूज होता है, मैंने रिएक्शन में लिखवाई थी। तो ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि इसका ग्राफ सबसे नीचे था। क्लियर बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑक्सैलिक एसिड ऑन हीटिंग विद H2SO4 गिव्स। ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसे, जब हम इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये हमने CO और CO2 की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका काम है पानी निकालना। तो क्या बच जाएगा? CO2 CO निकलेगा तो पानी भी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन। ये भी हमने पढ़ा था जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, CO की और Cl2 की भी। तो Cl2 जब रिएक्ट करता है तो COCl2 का फॉर्मेशन करता है, जो कि फॉर्मूला होता है फॉस्जीन का। ये मैंने लिखवाया है रिएक्शंस में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स
नाइट्रोजन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट कर लेते हैं, N3H, ठीक है, इसको माना x, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू -1/3। B हमको दिया NH2OH, x प्लस 3 -2, x की वैल्यू -1। C देखेंगे बेटा, C दैट इज 2x प्लस 4 बराबर 0, 2x बराबर -4, x की वैल्यू -2, 2x बराबर 2x प्लस 4 बराबर 0, 2x बराबर -4, हाँ ठीक है। D हमें दिया तो x बराबर -3, तो ये माइनस 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 में भी जो सबसे कम है दैट विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। ये आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन। तो बेटा ब्रोमीन को कौन रिप्लेस कर सकता है, बताओ जल्दी। ब्रोमीन को वो रिप्लेस कर सकता है जो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव हो, जिसकी ब्रोमीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ऑप्शन में है नहीं है, तो क्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। मैम ये क्वेश्चन आपने कहाँ से पूछ लिया, ये तो बिल्कुल कंपटीशन से बाहर है। बेटा ये क्वेश्चन भी सालों पुराने हैं, ये 2005 से भी पहले का क्वेश्चन है। वो PYQ छापने के लिए जनरेटिव ऑपरेटर को दिया जाता है, तो वहां पे जब मैं क्वेश्चंस देती हूँ वहां पे लिखा हुआ होता है कि दीज क्वेश्चंस आर प्रायर अर्लियर 2005 से भी पहले। तो ये क्वेश्चन हम पहुंच गए 90s में। थोड़ा सा लेवल इनका बहुत ही पुराना है, ये सिलेबस से अब हट चुका है, परेशान होने की जरूरत है नहीं है। करेक्ट आंसर है बेटा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं जिसकी वजह से उनका एसिडिटी क्या हो जाता है बेटा, सॉइल का इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, जिसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी, उस सब में +5 है, फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर? और यहां हमारी आज की कार्यवाही खत्म होती है। क्लियर है बेटा? तो आज हमारी लास्ट क्लास है इनऑर्गेनिक की, अब हमारा कुछ बचा नहीं। ठीक है, हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। और जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो डाउट्स लिखते हो वो पढ़ती तो मैं हुई हूँ, हम लाइव जरूर नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगेगा कि बहुत जेन्युइन डाउट है, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी मैसेज पे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सफर रहा आप लोगों के साथ। यकीन बैच की तारीफ सभी टीचर्स करते थे। ठीक है, हाँ, स्पेशली अमित महाजन सर से डिस्कस होता था तो वो बताते थे कि मैम बच्चे बहुत अच्छे, बहुत सॉर्टेड है, और बहुत कम ड्यूरेशन आपके साथ रहा, लेकिन बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों के साथ मैंने फील किया। चाहे मैंने स्टार्ट किया हो पहले, फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी, मतलब इस बैच को पढ़ाने में भी मजा आया सीरियसली, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो उन बच्चों के लिए जो बच्चे सच में बहुत ऑनेस्टली एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको भी खुशी होती है। ये चीज अगर 18 को कंप्लीट हो जाता सिलेबस तो मेरे पास ये छुट्टियां होती अभी, लेकिन मैंने नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दिए ताकि आपको लोड ना लगे पी ब्लॉक, और आपको भी टाइम दिया कि चलो आराम आराम से पढ़ेंगे। मेरा तो क्या है, कल परसों से मेरा क्रैश कोर्स 4 शुरू होने वाला है, तो मेरी तो क्लासेस रहेंगी कंटिन्यू, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है अब। ठीक है, बट आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सफर रहा। कुछ बच्चों के डाउट्स मैंने पढ़े थे, जितने हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो गए। फिर भी जिनके जो डाउट्स हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जो डाउट आपने लिखे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार उस फैमिली को ओपन करना। अगर आपको वो डाउट वहां पर नहीं मिलता, मुझे पता है ये बहुत ही हैक्टिक लगता है, लेकिन आज की क्लास के नीचे वापस टाइप कर देना, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, मैं अब लिखकर ही वहां पर बता पाऊंगी, क्योंकि हम लाइव नहीं मिल पाएंगे। रेस्ट कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आई, आप लोग ऐड हुए तो आप लोगों से जरूर बात होगी। और सभी बच्चे बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इतना क्लास में मोटिवेट करती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ, उसके बाद भी कुछ बच्चे हो जाते हैं कि मैम ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। हुआ ना बेटा, पी ब्लॉक जैसा चैप्टर अच्छे अच्छों का फियर होता है, लेकिन उसी पी ब्लॉक के हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपको आइडिया है? ग्रुप 13-14 कंप्लीट हुआ था, फिर हमने प्रैक्टिस सेशन रखा था। ग्रुप 15 कंप्लीट हुआ, फिर प्रैक्टिस सेशन रखा। 16 कंप्लीट हुआ, फिर प्रैक्टिस सेशन रखा। 17-18 छोटा सा था, प्यारा सा था, क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली कम थे, तो ऐसा रखा। तो हमने क्लासेस जरूर टोटल चैप्टर को पूरा करने में 18 ली, लेकिन हर क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? तो ये जो हमने पढ़ा है उसको वर्थ रखना, इस पी ब्लॉक को कभी मत भूलना, डॉली मैम को कभी मत भूलना, मैम आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है? बिल्कुल मस्त होके पढ़ना। पी ब्लॉक में मजा आ गया ना बेटा, कोऑर्डिनेशन में भी मजा आया था, डीएनएफ में भी मजा आया था, केमिकल बॉन्डिंग में भी मजा आया था। तो हर चैप्टर का अपना एक पार्ट होता है बेटा। मुझे तो तीनों बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। मुझे फिजिकल पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें मेरे पास बहुत ट्रिक्स होती है। मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों में पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है? तो अब जो कॉन्फिडेंस आया है, जिनको अभी भी थोड़ा लगता है ना यार थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप इस पीवाईक्यू सेशन को देख लेना कि मैम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करती है। मैं आपको अप्रोच करना इसलिए सिखा रही हूँ बेटा, क्योंकि हम मिडिल स्टेज में होते हैं, हम चीजों को रट तो लेते हैं लेकिन अप्लाई कैसे करें समझ नहीं आता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए थोड़ी ना कहती हूँ कि आंसर को रट लो, ना जी ना। क्वेश्चन अप्रोच करना सीखो कि हाँ यार ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें कहाँ मिलेगा। तो आप सभी लोग अपना फेवरेट कॉलेज अचीव करो। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार आप लोगों के लिए। और लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल कॉन्वर्सेशन अगेन, क्योंकि मैं आपकी टीचर तो हुई, तो मैं आपको साथ में एक लेसन और देना चाहती हूँ। बेटा डॉक्टर बनना, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर बनना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि डॉक्टर बनना लेकिन एक अच्छे डॉक्टर बनना, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका आपका जो बिहेवियर है, आप कितने पंक्चुअल हो, आप कितने ऑनेस्ट हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, वो डिफाइन करती है आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है? तो सेम सभी डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को जरूर इनहेंस करना। और एक अच्छे डॉक्टर बनने से मतलब है मेरा कि इसको एक प्रोफेशन मत मानना, क्योंकि सच में आफ्टर गॉड जो दर्जा दिया जाता है वो डॉक्टर को दिया जाता है, वो एक डॉक्टर को दिया जाता है। तो ये है बेटा, बहुत हार्ड टाइम्स आता है, बहुत लो टाइम्स आते हैं, लेकिन आप जब अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आप अपने आप में प्राउड फील करोगे जो भी आप करोगे, ठीक है? चलो अब आपसे बात कर लेते हैं। और कोई बात जो आप लोग कहना चाहते हो? रिवीजन, ये रिवीजन ही था नालायक, अभी तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खत्म हुई है। समोसा, कप्पा भैया समोसा भी खिला देंगे, सिलेक्शन लेके आ जाओ। एमन खान, हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे बेटा, बस यही है कि आप अब मस्त होके मेहनत करना, मस्त होके मेहनत करना और अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट करना। टेस्ट देने से पहले बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग जल्दी से बता दो, कौन सा सॉन्ग? हर बार मोटिवेटिंग सॉन्ग सुना देते हो मैम, है ना? हर बार मोटिवेटिंग सॉन्ग सुना देते हो, कोई बात नहीं, सुनाएंगे। टेस्ट सीरीज की अपडेशन के लिए एक बार मैं आपके बैच कोऑर्डिनेटर को बोल दूंगी, 1-2 दिन में आपके पास जरूर अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन चेक करते रहना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा याद रखूंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, यकीन बस, मतलब सबसे प्यारा मतलब जो मेरा बना था कनेक्शन यहाँ पर आने के बाद अर्जुना नीट से बना था, ठीक है? पहला बैच था ना, एकदम मई से स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री लेते थे। उसके बाद आप लोगों से सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना है ट्रूली। मैंने लक्ष्य नीट भी लिया, यकीन भी लिया, एक्सेलरेट भी लिया, अर्जुना नीट भी लिया, क्रैश कोर्स में भी प्रैक्टिस सेशन लिए थे, बट सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ मजा आया, मतलब अर्जुना नीट फिर आप लोगों के साथ। सच बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग के साथ टाइम कम मिला मुझे, सिर्फ इनऑर्गेनिक का था मेरा फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। चलो आज आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुना देते हैं, थोड़ा पुराना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, ठीक है? यस श्योर। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जाना, दिल लगाया है मैंने, अब किसी की न मानूं, चैन दे करके मैंने बेचैनियाँ ये ली हैं,
नींदे उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की हैं, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ये कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। हैप्पी? यस, मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, चलो और कोई सवाल आपका? लास्ट क्लास है हमारी, और कोई सवाल आपका? अरे भाई चैट चलने दो। और कोई सवाल बच्चों आप लोगों का? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बिल्कुल भी बेटा नर्वस मत होना, फेजेस आएंगे, पेपर से पहले ज्यादा फेजेस आएंगे ऐसे, जहां आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा, मेरा क्या होगा, नर्वसनेस। बेटा इन सब चीजों में आप सिर्फ अपना टाइम किल करोगे। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर से बच्चे पढ़ने से डरते हैं, यार हो ही नहीं सकता, बट हमने ज्यादा टाइम लेकर किया, अगली बार आप रिवाइज करोगे तो और कम टाइम लगेगा। एक रीजन था बेटा क्यों मैंने 74 क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू करवाए और बीच में जो प्रैक्टिस करवाए वो अलग, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जो कॉन्फिडेंस मेरा है वो आपका भी इस चैप्टर पे आ जाए। कोई भी चीज टफ तब तक है जब तक हमने उसे किया नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। और हर वो टॉपिक जो टफ लगता है, हर वो कंपटीशन जो टफ लगता है, उसको करने में अपने एफर्ट्स शो करना। ठीक है, बिल्कुल। ईद मुबारक बेटा, सारे फेस्टिवल के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। ठीक है, तो अगर आप अच्छे बच्चे हो ना बेटा, तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा एम जरूर नीट है, हमारा टारगेट जरूर नीट है, लेकिन उससे भी बेस्ट टारगेट है कि हम मेहनत इतनी करें कि हम खुद से सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार मैंने बेस्ट दिया था। होना ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है हमारी परफॉर्मेंस, हमारा इम्प्रूवमेंट। हमें खुद को बेटर इम्प्रूव करना है सिर्फ। ठीक है, टेस्ट के लिए आप लोग जो परेशान हो रहे हो उसके लिए मैं जरूर जरूर बोल दूंगी कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट हो जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, एंड द बेस्ट थिंग जो हमेशा मैं आपको बोलना चाहती हूँ और बोलती भी हूँ हर क्लास के लास्ट में, दैट स्टे मोटिवेटेड। तो ये जो लाइन मैं हमेशा लिख के जाती हूँ ना बेटा, इट मीन्स अ लॉट फॉर यू ऑल, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी नर्वस नहीं होना, कभी भी घबराना नहीं है। मिलते रहेंगे, बात तो हम करते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।